टीचर कौन है? Yes, I am a teacher, so I am minister, right? आपने कान छिदवाई है? I do not know यार. Maybe in the. Okay. पहले यहाँ. अरे दिख रहा था इसलिए देख लिया. देखिए. एक टर्म होता है. What? कोर बैंकिंग सोल्यूशन. ये क्या होता है? बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं पता. बट टर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है. जैसे लीड बैंकिंग एक आया था लास्ट ईयर लीड बैंकिंग. कोर बैंकिंग से मतलब ये होता है, जैसे मतलब कि कोई बैंक है ना, तो उसकी कई सारे ब्रांच हैं. तो आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, है ना, आपको हर ब्रांच का इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा रियल टाइम में. उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन. जैसे मान लीजिए कि ये SBI है ना, इसकी इंडिया में कितने ब्रांच होंगे, तो कहीं भी ब्रांच रहेगा ना, तो आपको जो है ना उसकी जो है ना तुरंत जो है ना उसका जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. कैसा इंफॉर्मेशन? जैसे आजकल लोग फ्रॉड करते हैं ना, कि SBI के इस ब्रांच में जाएंगे, बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए, फिर जाएंगे इलाहाबाद ब्रांच में, वहाँ के ब्रांच में से, तो क्या है ना कि वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन चेक कर लेगा कि आप किस ब्रांच से कितना पैसा उधार लिए हैं. नहीं तो पता लगे सोने जो है ना पैसा 4 करोड़ निकाल के फ्रॉड हो गई वहाँ अमेरिका, जैसे विजय माल्या चला गया. तो उसको रोकने के लिए जो ना कि आया था कोर बैंकिंग सोल्यूशन. तो वो लोग कैसे निकाल के भागे? उसमें नहीं था ना ये सिस्टम, अब लाया गया है उसके बाद, विजय माल्या के बाद है. हाँ. विजय माल्या के बाद भी तो लोग आए हैं, नीति मोहन और कौन. अच्छा बताइए, ये ई कुबेर नाम सुने हैं आप? ई कुबेर, ये न्यूज़ में आया था. क्या है ये? अब किसने लाया था? देखिए, ये मोदी गवर्नमेंट का ही है सर. ये नहीं पूछेगा कि किस गवर्नमेंट का है, पागल. जो एग्जाम में आएगा वो नहीं बता रहे हैं आप. ई कुबेर जो है ना, मुझे नहीं आता. देखिए ई कुबेर जो है ना, या तो ये पूछेगा कि इसका पर्पज क्या है, और दूसरा चीज़ पूछेगा कि इसको किसने लाया था. मतलब इसका इनिशिएटिव. हाँ बताइए. इसको RBI ने लाया था. मतलब कि किसी बैंक में अभी कितना ज़्यादा पैसा है, कहाँ कैसे है ना, सब इस सब चीज़ को चेक करने के लिए जो है ना RBI लाया था. ई कुबेर. कुबेर मतलब क्या होता है? खजाना. कुबेर मतलब होता है कुबेर, भगवान को बोलते हैं. कुबेर एक गॉड है, तो उस वहाँ से आप लिख कर सकते हैं कि कुबेर का मतलब क्या होता है. तो है. नेक्स्ट अब चलते हैं. अच्छा ये बताइए, पैसे का लेन देन तो आप करते न होंगे, तो एक होता है NEFT, एक होता है RTGS, और एक होता है IMPS. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे एग्जामिनर पूछ सकता है. You should know it. RTGS कराते हैं, ये मैंने सुना है. और थोड़ी इधर आ जाइए ताकि आवाज़ अच्छे से आए. इधर आइए. आवाज़ आएगा. जगह से अपने हिल नहीं सकती. RTGS कराना जैसा कुछ होता है. इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. मतलब RTGS शायद 50,000 से कम का नहीं होता है. गलत. 2 लाख से कम का नहीं होता है. 2 लाख. और 2 लाख से स्टार्ट ही होता है, और फिर इसका जो अपर लिमिट है ना, वो उसकी लिमिटेशन नहीं है. आप जो है ना अनलिमिटेड जा सकते हैं. अपर लिमिट नहीं है और ये लोअर लिमिट होता है. हाँ, मतलब इसकी लोअर लिमिट है कि 2 लाख से स्टार्ट होगा. मतलब कि हम लोगों के लिए नहीं है, कहने का मतलब ये है. ये बड़े लोगों के लिए है. मुकेश अंबानी हो गया, ये फिर MLA MP हो गए, सब इनके लिए है. फिर होता है ये नेफ्ट क्या होता है? ये भी वैसा ही कुछ है. इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना अपर ना लोअर. तब ये हमारे लिए भी. ये एक टाइम में जमा कराने का लिमिट होता है कि निकालने का होता है RTGS? इसको जो है ना विदाउट बैंक अकाउंट जो है ना इसमें कर सकते हैं आप. नेफ्ट में अब सोचिए कैसे विदाउट बैंक अकाउंट हो जाएगा. दिमाग लगाइए, देखता हूँ आपका दिमाग कितना काम करता है. दिमाग तो मेरा बहुत काम करता है. हाँ बताइए, कैसे भी बैंक अकाउंट डाट हो जाएगा काम? वो करते होंगे, क्या? पता नहीं.
क्या करते होंगे? क्या डोंट हैव आइडिया। मतलब काइंड ऑफ एक कोड बनता है, उस कोड के थ्रू करते हैं। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तभी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप नहीं सोचते हो कि यदि आपके पास SBI का ATM है तो आप जो है ना ये HDFC बैंक में भी जो है ना पैसा निकाल सकते हैं ATM से। तो वो तो वो तो अकाउंट अपना एक्सेस यूज देता है, करता है ना, अकाउंट यूज़ करता है। लेकिन इसमें अगर अकाउंट नहीं है तब भी इसके थ्रू जो है पैसा आप जो है ना लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर बैंक से जो है ना टाई अप होता है। मतलब ये है। पर कोई इनिशियल अकाउंट तो होता है ना। अगर मेरे पास अकाउंट ही ना हो तो किसी बैंक का, तो कैसे निकलेगा? तो किसी बैंक का होगा ना, मतलब वैसे मतलब जैसे मान लीजिए आपको इस बैंक में नहीं है तो अभी कैसे करेंगे, तब भी हो जाता है। ये है। अब कैसे हो गए अंदर डिटेल में देखे तो नहीं पता, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है ना इकोनॉमिक्स नहीं है। बस मेरे को इतना पता है कि इसमें जो है ना विदाउट बैंक अकाउंट हो जाता है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि पैसा अगर मान लीजिए कि हमको अभी 1 मिनट के अंदर मैंने किसी को भेजा और तुरंत उसको चाहिए, बीच में टाइम बिल्कुल नहीं लग चाहिए, तो इसको जो है ना ये करने के लिए आता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। नहीं पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो कि हमने आज 4 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया, वो 5 दिन बाद आता था 4 लाख रुपये मेरे अकाउंट में, मतलब दूसरे अकाउंट में ज़्यादा था। लेकिन भाई बोला कि अरे भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, मेरे को तुरंत पता चाहिए, तुरंत अभी इमीडिएटली चाहिए। तो इसके लिए जो है ना IMPS आया। लेकिन इसमें कंडीशन है कि मैक्सिमम आप 5 लाख तक ही कर सकते हैं, IMPS में। और मिनिमम 1 रुपये से। आपको करूँ 1 रुपये? IMPS बाद में एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। हाँ 1 रुपया आने वाला था, वो भी नहीं आया। कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, बेहतर हो जाएगा। अभी कंप्लीट करना है यार, एग्ज़ाम पास आ गए यार। देखिए नेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन, ये किसने लाया था? नेशनल फाइनेंशियल हेल्थ सिस्टम, ये NPCI ने लाया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ही लाया गया था। अच्छा ATM कई टाइप के होते हैं ना, वाइट ATM, रेड ATM, ग्रीन ATM, ब्राउन ATM, ऑरेंज ATM, पिंक ATM। ATM जानती हूँ जो मेरा ATM है। तो आपका कौन सा ATM है? वीज़ा। मैं कलर की बात कर रहा हूँ। कलर उसका पता नहीं कौन सा है। देखिए वाइट ATM जानते कौन होता है? जो बैंक नहीं है लेकिन उसका ATM चलता है, उसे बोलते हैं वाइट ATM। कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रहा मुझे इसे। जैसे आपका, हाँ यार ऐसे बहुत सारे होंगे लेकिन मुझे एग्जाम्पल नहीं है। मतलब उस नाम से कोई बैंक नहीं रहेगा इंडिया में, लेकिन वो ATM चला रहा है, उसे बोलते हैं वाइट ATM। और एक होता है ग्रीन ATM, जो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है केवल उसको। हाँ, फिर होता है ब्राउन ATM, जो हम लोग यूज करते हैं ना, ब्राउन ATM है, किसी बैंक का ही ATM होता है, वो ओनरशिप ऑफ बैंक है। जैसे मान लो कि SBI का हो गया, फिर इंडियन बैंक का हो गया, या फिर कोटक महिंद्रा का हो गया, ऐसा हो गया। और ऑरेंज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 इंपॉर्टेंट है, बस हो गया। ब्राउन और ग्रीन। देखिए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है, ये क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, ये क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टम को हेल्प करने के लिए देता है। ऐसे बैंक जो इट इज़ टू बिग टू फेल, तब बहुत बड़ा सा, मतलब कि ये फेल हो गया ना तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा इंडिया का, इसे बोलते हैं टू बिग टू फेल। मतलब कि इसके लॉस होने पर वजह से जो है ना पूरा फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल वो हो जाएगा। क्या? हिल जाएगा। हाँ, अगर इंग्लिश में बोले तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे उसमें बोलता है ना वेलकम मूवी में, बोलता है गुरु को फ़ोन लगाता है, देखिए वेलकम मूवी, तो क्या यार मूवी नहीं देखते यार? अरे उसकी अनिल कपूर की नाना पाटेकर मूवी नहीं देखते आप? अरे यार क्या ज़िंदगी जीते हैं यार। अरे वो फ़ोन लगाता है,
मतलब एक दुकानदार के पास है, वो बोलता है मेरे को हफ्ता चाहिए हफ्ता। तो बोलते हैं हफ्ता बोले तो बोलता है इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन मनी। तो फिर बोलता है कि मतलब मज़ा आता थोड़ा सा फनी टाइप का था, लेकिन आप देखे नहीं क्या है यार। देखा है मैंने। चलिए इधर मुझे याद आ रहा है, मैं फ़ोन करती थी तो ऐसे अंकल फ़ोन उठा के बोलते क्यों नहीं गए मिलने यार। अब देखिए थोड़ा सा बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक बेसिकली होते हैं शेड्यूल बैंक और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। कितने हैं इंडिया में शेड्यूल शेड्यूल बैंक कितने हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक क्या होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, बताइए। हम किस बेस पे इसको जो है डिफरेंशिएट करें, ये शेड्यूल बैंक है ये नॉन शेड्यूल बैंक है, बताइए। On what basis can be defined the scheduled bank and non-scheduled bank? शेड्यूल बैंक एक होता है जो रजिस्टर्ड होता है कहीं पे। किसके? RBI एक्ट 1935 RBI एक्ट 1965 है। 35। और जो नॉन शेड्यूल बैंक होता है ना वो किसके अंदर होता है, और जो रजिस्टर नहीं होता है। ये बताइए CRR का नाम सुने हैं? हाँ, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये? मतलब जितना कैश बैंक में रखते हैं 18% आई गेस। वो ऐसा ला रहा है कैश को रिजर्व रखते हैं ना कि कितने परसेंट कैश बैंक में रहेगा, बाकी ये मुझसे इंटरव्यू पूछा गया था अभी, जो बदतमीजी जो तो मैंने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय CRR। मैंने बोला भाई ये मेरे बाएं हाथ तक फेल है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। हाँ क्या है जल्दी बताओ। अच्छा वो बोले कि इसमें इंटरेस्ट मिलते कि नहीं मिलता, आप बताइए, अब देखता हूँ आपका नॉलेज। कैश रिजर्व रेशियो में हाँ बुखार है। कैश रिजर्व रेशियो में वो तो RBI ही रखता है ना यार। RBI रखता है, मतलब वो कोई भी बैंक जो बैंक रखता है वो बैंक ही रखता है ना अपने लिए कि इस टाइम पे इतना पैसा हमें बैंक में रखना है। एक तो इस अंकल का झाड़ू लगाने का टाइम इतना गंदा वाला है, जब आते हैं तब आप इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या होता है बताइए। CRR मुझे यही लग रहा है कि जो कैश रिजर्व करके रखते हैं कि इतना परसेंट कैश। मैं पूछ क्या रहा हूँ इंटरेस्ट मिलते नहीं, या सर नो में जवाब दीजिए, बस हो गया। आप या नो में जवाब नहीं देते, आप घुमाते मेरे को, क्या मेरे को मत घुमाइए, सब करके बैठ चुका हूँ मैं। या सर नो, जस्ट दैट्स इट। नो। और SLR में 2070 के पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। CRR में ध्यान रखना, पहले मिलता था इंटरेस्ट, अब RBI ने बोला कि नहीं मिलेगा, जाओ नहीं दूंगा जाओ। अब तो रेपो रेट पे मिलता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट तो वो होता है कि जिस हिसाब का इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट पे कोई लेता है तो उसमें तो इंटरेस्ट होता ही है। तो रेपो रेट होता क्या, कौन किसको देता है रेपो रेट पे? होता है कि जो कोई भी कस्टमर जाके बैंक से लोन देता है। RBI जिस रेट पर हाँ बैंक्स को लोन देता है, हाँ उसे बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है कि उल्टा उसका। हाँ, जो RBI लेता बस आप पढ़े लिखे हैं यार। क्या यही होता है? मैं बता रहा हूँ तब जगह पता चला। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट किसको नहीं पता होता है, वो सभी को पता होता है। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है? कोऑपरेटिव बैंक इतना ज़्यादा वो नहीं होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक प्योरली वही होता है इंटरेस्ट वाला, पैसे वैसे करने के लिए। और कोऑपरेटिव बैंक होता है वो थोड़ा सा। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो बेसिकली म्यूचुअल प्रॉफिट पे काम करता है, और जो कमर्शियल बैंक होता है ना वो प्राइवेट बेनिफिट पे काम करता है। म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करता है। बेनिफिट बोले तो हमारा भी बेनिफिट हो आपका भी हो। अरे मतलब कैसे, मान लो कि आप बैंक हो
मैं कस्टमर हूँ, कैसे दोनों का बेनिफिट होगा? अरे काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, आपस में जो है ना खोलेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सब लोग जो है ना कलेक्टिवली जो है ना पैसा डिपॉजिट करेंगे कहीं पे, फिर जिसको ज़रूरत होगी ना पैसा उसे निकालते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। ये है। ये जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं, क्या ये CRR इनको भी रखना ज़रूरी है? नॉन शेड्यूल बैंक को हाँ, ये क्या कर रहे हैं? नॉन शेड्यूल बैंक को CRR रखना जरूरी है? PRR CRR तो किसी को भी रखना पड़ेगा ना। तो फिर इसको नॉन शेड्यूल बैंक क्यों बोलते हैं? किस बेस पर रख सकते हैं? इनको क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, ये बताइए मेरे को। ये मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं। एक नाम सुने हैं यहाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर PSL। नाम सुना है मतलब पर मतलब किसी प्रायोरिटी सेक्टर में ही लोन देना है, जैसे मान लो कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, ग्रीन एनर्जी, इस पे लोन देना है ना। तो बैंक को कुछ स्पेशल लोन जो है ना इसी सेक्टर में देना होता है कंडीशन के केस पे। तो सबसे ज़्यादा जो है ना कोऑपरेटिव बैंक में PSL अप्लाई नहीं होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्यों? क्योंकि ये आपस में लोन लेन देन करते नहीं, चलिए सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होता है ना कॉमर्शियल बैंक। PSL होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में 75%। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपको पता है कि नहीं आता है। ये जो रीजनल रूरल बैंक है और ये जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये इधर दो, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जो शेड्यूल। नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? रीजनल रूरल बैंक तो रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है कि शॉर्ट टाइम लोन देता हो। और ये लॉन्ग टर्म देता है लोन? RRB तो शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम दोनों लोन देता आप है। इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े हैं? कहाँ से पढ़े मतलब? बहुत वीक है इकोनॉमिक्स आपकी। Recent से। वो भी नहीं पूरा पढ़ा। तब नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। तो देखिए, जो रीजनल रूरल बैंक है ना, ये होता है कमर्शियल बैंक, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है ये होता है डिफरेंशिएटेड बैंक। मतलब कि ये जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना, ये जो है ना पूरा कमर्शियल काम करते हैं, बस ये है कि ये गांव में होते हैं। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, ये स्पेशल केस में ही लोन देते हैं, छोटे लोगों को लोन देते हैं, Special case में। जो इन्हीं पीपल विथ लेस इनकम उनको लोन देते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो RRB का भी तो वही हो जाता है। नहीं, ये सबको दे सकते हैं। पेमेंट बैंक जो है ना, वो किसी को उधार नहीं दे सकते, केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक। हाँ, उधार नहीं दे सकते, ओनली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ये। कोई पेमेंट बैंक का एग्जांपल? पेमेंट बैंक खुद एक बैंक है, इसमें क्या है? यहाँ होगा दिल्ली में आसपास। पेमेंट बैंक खुद एक बैंक है। तो वो खाली एक्सेप्ट कर सकता है तो ATM जो है ना पेमेंट बैंक का एग्जाम्पल मान सकते हैं आप, क्योंकि हम जो होता है ना डेबिट कार्ड है, मतलब उससे हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे उधार नहीं ले सकते हो, उसके लिए हमको क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ेगा, उस टाइप का होता है पेमेंट बैंक। चलिए, ये तो पता होगा आपको ना, GDP और GPA में डिफरेंस क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड में, बताइए। ग्रॉस
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि एक साल में जितना भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह जो होता है उसका वैल्यू होता है वो। और वैल्यू एडेड टैक्स तो वो होता है ना जब कोई सामान हम खरीदते हैं फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर बेचते हैं तो उसका जो होता है। अब सही किए हैं आप। जीडीपी होता है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ ईयर, और जीबीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कि हम कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने में, है ना, लेयर बाय लेयर, तो उसे बोलते हैं। इसे हम बेसिक मतलब जो है ना, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो जीबीए होता है ना ये बेसिक प्राइस पे होता है, और जीडीपी जो होता है ना वो मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट प्राइस में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड हो जाता है और बेसिक प्राइस में टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। हाँ मार्केट प्राइस में टैक्स और इसमें टैक्स हाँ। इंक्लूड नहीं होता। मार्केट देखिए, प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? प्राइस और कॉस्ट तो दोनों कुछ डिफरेंस है प्राइस और कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, प्राइस ऑफ लिविंग तो नहीं होता। अरे यार ये मतलब नहीं, प्राइस ये हो गया जैसे किसी Cost- चीज़ पे जो बेचते हैं सामान, हाँ, और कॉस्ट और कॉस्ट वो होता है जितना उसका वैल्यू होता है। हाँ रियल कोई चीज़ कितने की है ना उसे कॉस्ट बोलते हैं, और प्राइस होता है कि टैक्स इंक्लूड होने के बाद जो मार्केट में बेचते हैं ना उसे बोलते हैं प्राइस। मतलब प्राइस इज जनरली मोर देन कॉस्ट मुझे दुख हो रहा है। देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और एक होता है इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसमें इंडिकेटर पूछे कितने इंडिकेटर हैं, ग्लोबल में 10 है और इंडिया वाले में 12 है। ध्यान रखना, इंडिया वाले में ज़्यादा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल वाले में कम है। डायमेंशनल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसमें 10 है और इंडिया वाले में ज़्यादा है 12। So this is important, little bit important. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्वेश्चन आता है लेकिन उसका रैंकिंग का क्वेश्चन आता है। हाँ तो वो तो रिपोर्ट मेरे पास लिस्ट है उसकी, मैं आपको दे दूँगा। एक साथ पूरा रिपोर्ट है उसमें कि कौन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये डायरेक्ट आएगा। हाँ देखिए, पुअर लोग 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोनिक पुअर, एक होता है ट्रांजिट पुअर, और एक होता है नॉन पुअर। क्रोनिक पुअर वो होते हैं जो ऑलवेज पुअर होते हैं, जैसे मतलब ये लाइन है ना हमेशा इसके नीचे रहेंगे। और ट्रांजिट मतलब कि जो मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे कभी कभी ये इसे चैनल पर बोलते हैं। और नॉन पुअर मतलब जो कभी पुअर नहीं होगा, हमेशा ऊपर। हाँ ये कभी कभी क्या है ना, बेसिक चीज़ें ना पुष्टि पूछ देता है एक्चुअली, इसलिए आपको बता रहा था मैं। इंडिया जो है ना 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पावर सेक्टर का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। अब 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इसलिए 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये है। अच्छा ये उदय स्कीम किससे रिलेटेड है? उधर तो टेलीकॉम सेक्टर से है ना। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से है। उज्ज्वल डिस्कॉम एसिस्टेंस योजना इलेक्ट्रिसिटी से है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उदय स्कीम, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से लिंक है। एक हृदय स्कीम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, वो जितने भी ऐसे कल्चरल सिटीज़ होते हैं डेवलप करने। और उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड है? ये तो एयरवेज से। हाँ, पूरे देश का आम नागरिक है, लेकिन हम लोग तो कभी वो नहीं बात कभी नहीं करते।
नहीं है, रुक नहीं पता जाम को चला इंटरव्यू को हैं। बैठ जाओ एक बार। अब गए हैं? हाँ, कहाँ गए हैं? गोरखपुर से यहाँ दिल्ली आए हैं, दिल्ली से गोरखपुर गए हैं, काठमांडू से गए हैं। हाँ सही है, डेवलप्ड है यहाँ पे। हमारे वहाँ भी कच्चा है। सही है, इधर देखिए। ये मेंस वाले हैं सब, ठीक ना? मेंस के जितना डीप नहीं आता है इसमें ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं। स्मार्ट सिटी स्कीम की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? स्मार्ट सिटी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कि सेंटर ने इनिशिएट किया और उसमें से कुछ परसेंट सेंटर देगा पैसा और कुछ परसेंट लगाना पड़ेगा स्टेट को। तभी स्पॉन्सर सेंटर नहीं है। और ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें केवल सेंटर देता है? सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर। ये तो 2015 में आई थी स्मार्ट सिटी। ध्यान रखना इसको, ये कुछ पूछ सकता है एग्जामिनर। मेरी खोपड़ी में दर्द हो रहा है। सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में कौन सी कंट्री से आता है? FDI इंडिया में सबसे ज़्यादा जो FDI है इंडिया में वो कौन सी कंट्री से आता है? रैंडम तुक्का लगा दूं? USA बोलेंगे आप? इंडिया में FDI कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा ये, हाँ सबसे ज़्यादा FDI कौन सी कंट्री रिसीव करता है पूरे वर्ल्ड में? चाइना करता होगा। नहीं, आई थिंक USA है। यूएसए को एफडीआई की क्या जरूरत? क्या? घर का ही सब काम कर रहा है। यूएसए को एफडीआई की क्या जरूरत? चेक कीजिए। तो गार्डन सेंटर पर Which country received the maximum FDI in the world? देखा ना, USA है। मैं गेस भी करता तो मेरा सही रहता है, क्योंकि मैं दिमाग लगाता हूँ ना कि FDI क्या होता है, फिर कौन सी कंट्री। मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका में तो खुद ही अपने ही लोगों को बनाने का जगह नहीं होगा इतना ज़्यादा। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इसलिए बाहर के लोग जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, इसलिए वहाँ से ज़्यादा FDI है। जैसे अपना सुंदर पिचाई वहीं तो गया है, कैलिफोर्निया, जो गूगल का CEO है। अपना जब डोनेशन दिया आएगा ना तो थोड़ी सी बुद्धि डोनेट कर देना, तो गैस लगाने वाली। देखिए ताकि जो मेरा एग्जाम जो हो हाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, वो देखिए उसमें से 90 डेज के लिए होता है कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल होता है लेस देन 1 ईयर, और डेटा सिक्योरिटी होता है मोर देन 1 ईयर। देखा, अब एग्जामिनर ऐसा पूछेगा कि जो है ना ये जो ट्रेजरी बिल है ये कितने दिन के लिए होता है, तो 1 मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, ये तो ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर। यस, लेस देन 1 ईयर ट्रेजरी बिल है, ठीक है। PM आशा किससे लिंक है? PM आशा बताइए। पीएम आशा एक प्रोग्राम है, मतलब एग्रीकल्चर से है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये हाँ, प्राइस सपोर्ट करता है ये PM आशा। एमएसपी के जैसा। हाँ, बस यही ध्यान रखना कि किससे लिंक है।
फिर आता है सिल्वी कल्चर जो है ना फॉरेस्ट से लिंक है, किससे? फॉरेस्ट। और पिंक रिवोल्यूशन मीट से लिंक है, मीट। मीट और टमाटर। हाँ। और ग्रे रिवोल्यूशन कॉफ़ी से, कॉफ़ी। कॉफ़ी और यस। और लेदर से भी। देखिए जो कॉल मनी होता है ना वो 1 डे के लिए होता है, नोटिस मनी होता है 1 से कॉल 14 डेज मनी के, क्या होता है? केवल 1 दिन के लिए जो लिया था उधार, उसे कॉल मनी। और फिर होता है नोटिस मनी, 1 से 14 डेज के लिए होता है। फिर टर्म मनी होता है 14 डेज से ज़्यादा के लिए होता कौन सा है। मनी? टर्म है यार, हम टर्म। ये सीधे पूछ देता है, टर्म मनी, नोटिस मनी, ये। टर्म मनी 14 दिन से ज़्यादा के लिए, नोटिस मनी 14 दिन के लिए, कॉल मनी 1 दिन के लिए। जहाँ कोलेट्रल रखा जाएगा वहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो कोलेट्रल जहाँ दे के हम करते हैं, कोलेट्रल जहाँ दे के लेते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह हुआ, ये भी कोलेट्रल वाला ही होता है, तो इसमें तो वो लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। हाँ, दे देते हैं। जैसे वाले हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, तो अगर हमने उसको कोलेट्रल दे दिया तो फिर जो है ना हमसे इंटरेस्ट नहीं लेगा वो। बट ये गड़बड़ है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड में कोलेट्रल लेने के बाद भी इंटरेस्ट लेते हैं। एमएसपी जो है ना कितने क्रॉप्स के लिए दी जाती है? 23। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अब ये बताइए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है कि आएंगे जाएंगे तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट? प्रेफरेंशियल मतलब कुछ कंट्री को प्रेफरेंस का दर्जा देते हैं, कुछ सामान को देते हैं कि ये आएगा तो इस पर नहीं आएगा तो इस पर नहीं। हाँ, मतलब फ्री ट्रेड मतलब कि ब्रॉड टर्म हो गया ना, क्योंकि पूरे फ्री कर दिया। प्रेफरेंस मतलब कि किसी में करें किसी में नहीं करें, को डिपेंड करता है। चीज़ है, देखिए 3 होता है। एक होता है वर्चुअल करेंसी, एक होता है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, और एक होता है डिजिटल करेंसी। तीनों में डिफरेंस क्या है? मुझे तो तीनों ही लगभग वैसे ही लगता है। वर्चुअल करेंसी मतलब कि जैसे मान लो कि हम वर्चुअल करेंसी मतलब वो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी तो ऐसे जो ब्लैक चेन के थ्रू बनता है वो होता है। हाँ, ठीक है। और वर्चुअल करेंसी मतलब उतने का वैल्यू होता है वो, मतलब करेंसी का ही इक्वल वैल्यू होता है, बट वो रियल करेंसी नहीं होता। और डिजिटल करेंसी तो शायद वो जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम चलता है। ये दोनों डिजिटल करेंसी ही हैं, वर्चुअल करेंसी और करेंसी। लेकिन देखो जो डिजिटल करेंसी होती है ना, इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, वर्चुअल करेंसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है ना। और जो क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी जो है ना थोड़ा सा और अंदर चली जाती है, मतलब कि जिसमें जो है ना ये बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, है ना। क्रिप्टो करेंसी हो गई, मतलब वर्चुअल, देखिए वर्चुअल करेंसी एक डॉट टर्म हो गया, उसके अंदर आता है ये क्रिप्टो करेंसी है। समझ गए ना? वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल। हाँ, एलपीजी का नाम तो सुने होंगे आप। तीनों में डिफरेंस क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। मतलब लिबरल कर देते हैं इतना कि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। प्राइवेट जो भी चीज़ें होती है, प्राइवेट कंपनी वगैरह, उसको बढ़ावा देते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जैसे कंट्री टू कंट्री ट्रेड, जैसे ग्लोबल विलेज टाइप का। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देना कि तुम अपना करो, प्राइवेटाइज करो चीज़ों को।
अच्छा, ऐसा है। ठीक है। ठीक है। मान सकता हूँ, मान लीजिए, चलिए ठीक है, मान लिया, मान लिया कि ठीक है, चलिए, लेकिन बहुत सही नहीं है, पर ठीक है, मान लीजिए आपकी इकोनॉमी कमज़ोर है, मान लिया। जो सही है वो बताओ अब। सही है, मतलब ग्लोबल, मतलब कि बॉर्डर में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन ये होता है कि जो है ना, जो लाइसेंस पहले दिया जाता ना कि आप लाइसेंस से खोल सकते हैं कंपनी, उस लाइसेंस को हटा दिया गया, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब वो होता है कि पहले जो चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर था उसको प्राइवेट कर दिया गया है, मतलब धीरे धीरे प्राइवेट का जो है ना स्टेक होल्डर बढ़ा रहा है, ये है। यही कहा था अपने वर्ड से लगी उसकी, मैंने वर्ड लगी उसकी। तो क्या बात है यार, ये यूपीएससी लोग भी यूज़ गाना कर बहुत सकते हैं। अच्छा गा रहे हैं यार। ऑल शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं क्या? आरबीआई अपना ज़्यादा पावर कहाँ यूज कर सकता है, पब्लिक बैंक में कि प्राइवेट बैंक में? पब्लिक बैंक में। नहीं, गलत, प्राइवेट बैंक में, क्योंकि पब्लिक बैंक ऑलरेडी जो है ना गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं ना, और आरबीआई जो है ना ज़्यादा वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट बैंक में, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें 90% लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का नाम सुने हैं? बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, ये क्या होता है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो? बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ये होता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ऑल कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक होते हैं, बिल्कुल गलत है, नो। लेकिन ऑल शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं, ये भी गलत है। चिट फंड, Neither all चिट फंड commerce- क्या होता है? चिट फंड का तो नाम सुना है मैंने, लेकिन मीनिंग नहीं समझ आ रहा। कौन के लिस्ट में आता है? चिट फंड मतलब कि इलीगल है, इलीगल। चिट फंड इलीगल होता है। लीगल होता होगा, इलीगल क्यों होगा? इलीगल टर्म थोड़ी ना पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग ये यूपीआई से करते हैं ट्रांजेक्शन ना, वैसे एक आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस, जो आपको बताया था मैंने। तो सबसे ज़्यादा जो है ना हम लोग जो इसे करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज इंडिया में तो वो करते हैं यूपीआई से। यूपीआई। और हाँ, लेकिन वैल्यू से सबसे ज़्यादा करते हैं आरटीजीएस से। वैल्यू, वैल्यू मतलब? वैल्यू मतलब नहीं समझते, VALUE, वैल्यू तो कैसा वैल्यू? मतलब कि बड़े बड़े अमाउंट में जो है ना आरटीजीएस से होता है। वैल्यू मतलब कि ज़्यादातर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादातर लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्वे कौन रिलीज करता है? ANSSO। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ANSO। और एनुअल लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक सेंसस कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विस NSO। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे लेबर ब्यूरो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार 100%। ये बाकी इसमें आप बोल रहे हैं करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्या मतलब है, टाइम पास होगा, है कि नहीं? क्योंकि जब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि करंट से ही ज़्यादा पूछता है इसमें। लेकिन फिर बेसिक चीज़ तो पता होना चाहिए ना। बेसिक पता होता तो करंट से इंसान लिंक कर पाता है। हाँ, इसे तो बेसिक बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो WTO है ना, वो 3 टाइप की सब्सिडी देता है। एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स, एक होता है येलो बॉक्स।
अब बताइए कि एम्बर बॉक्स जो है ना क्या होता है? अभी हाल ही में कोई रिलीज किया है वो एम्बर बॉक्स का ही है, पर मुझे ना क्लियरली नहीं पता। एम्बर बॉक्स सब्सिडी डेवलप मतलब कि इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है ना उसे बोलते हैं एम्बर बॉक्स। व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन? जैसे फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी देते हैं, सीड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इरिगेशन पे, एमएसपी पे। हाँ, इसमें जो है ना 10% जो है ना डेवलपिंग कंट्री के लिए है और 5% जो है ना डेवलप कंट्री के लिए। इसको बोलते हैं डिमिनिमस क्लॉज। डी मिनिमस क्लॉज? हाँ, ये पूछ सकता है कि डिमिनिमस क्लॉज किसके रिस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है, तो ये है WTO के रिस्पेक्ट में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसे? WTO का जेनेवा, जेनेवा है। वॉशिंगटन। ये भी नहीं, कल पता करके आइएगा। हेडक्वार्टर ऑफ WTO जेनेवा। अब बताइए कि ब्लू बॉक्स क्या होता है? ब्लू बॉक्स मतलब ये होता है कि इसमें है ना कम हार्म करता है लेकिन थोड़ा बहुत हार्म करता है, मतलब रिक्वायर फार्मर्स टू लिमिट प्रोडक्शन। ये मतलब इसमें फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो प्रोडक्शन को लिमिट करना है। प्रोडक्शन हाँ, मतलब एम्बर बॉक्स में ये कहता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ना ज़्यादा सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कराना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे तो आपके किसान ज़्यादा पैदा करके बेचेंगे तो बाकी कंट्रीज़ को नुकसान होगा। ये तो ग्रीन बॉक्स वो होता है ना जिसमें जो है ना ट्रेड का डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होता है। नो डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड, मतलब पूरा अलाउड है, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते ब्लू हैं। वाले में क्या होता है? होता है थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं होता, ब्लू मतलब में जो है क्या ना इसमें होता है? मतलब केवल वो भी प्रोडक्शन को लिमिट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ही होता है। हाँ, मेरे जहाँ ब्लू आता है वहाँ मुझे लगता है कि ये कुछ होगा, तीसरी सेक्टर। एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए। यूके सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है? यूके सिन्हा कमेटी MSME से है। यूके सिन्हा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यूके सिन्हा। हाँ, मैंने 4 वो कमेटी याद पूरे किया है। पूरे अलग पूरे इंडिया का जो GDP है ना उसका 29% जो है ना MSME करता है। 29%? अकेले MSME पूरे इंडिया का क्या? पूरे इंडिया का जितना GDP है ना उसका जो है ना 29% पूरा MSME करता है। MSME सेक्टर से आता है। हाँ, 29%। यस। मैंने 4 वो याद किया, जो पॉवर्टी मेजरमेंट ये होता है ना उसके 4 कमेटी, एक अहवाई की अलग कमेटी और एक लकड़ वाला और एक तेंदुलकर और एक रंगराजन। पर मेरे अंकल से मैं मिल नहीं पाई। ये सब मेंस के टॉपिक है। अब तक तो उनको जला दिया गया होगा ना? हाँ, बॉडी जल गई होगी, अब अंकल ही नहीं है। हम भी कभी जल जाएंगे। सब मेंस के टॉपिक है यार। मेंस का मतलब वो देख रहा हूँ वही तो। कितने महारत्ना कितने नवरत्ना कंपनी है? हमारा तो इतने 22 हैं, कितने हैं? 18 है। ज़्यादा नहीं जा रहा है। हाउ मेनी महारत्ना कंपनी इन इंडिया? तेरह है। मतलब इंसान
जो पढ़ा होता है उसमें उसका गेस ठीक आ जाता है। आपने बता तो दे रहे हैं। आपको पता था कितना है? 13 नहीं पता है, लेकिन आपने जो 15-16 कितना बताया था मुझे वो लग रहा था ज़्यादा, मुझे 11-12 लग रहा था। होशियार होशियार कोई नहीं होता ना, कोई गंवार होता है। पढ़ के जब नज़र से गुजर जाता है तो या तो किसी को क्लियर हो जाता है ना। अच्छा, तो लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं? टेंडर मनी जैसे हमारे पास 100 रुपीज़ है कैश, ये क्या है? लीगल टेंडर मनी है कि फियाट मनी है कि फ्यूडिशरी मनी है? ये लीगल है, ये लीगल टेंडर मनी है। और ऐसे इसे मुझे नहीं पता है, पर अगर गेस करना हो तो कुछ कर ही लेती हूँ। अच्छा, और फियाट मनी किसको बोलते हैं? ये तो मैंने आज तक टर्म ही नहीं सुना। फियाट, देखिए, लीगल टेंडर मनी वो होता है जिसको मतलब मना नहीं कर सकता कोई भी, हाँ, आपको लेने पड़ेगा। और फियाट मनी ये होता है कि जो जिसको मना भी कर सकता है, जैसे चेक। जैसे चेक जो होता है ना, भाई मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए बस। फियाट मनी। और क्या? और फिडुसरी मनी ये होता स्पेलिंग है। क्या होता है? और फ्यूडिशरी मनी ये होता है ना, फ्यूडिशरी जैसे मतलब कि गोल्ड हो गया, तो ये जो मनी का वैल्यू रखता है ना, इसे बोलते हैं फ्यूडिशरी मनी। मतलब जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, हाँ, तो वो फिड्यूशरी मनी। जैसे हो इसको गया तो- इसको- सोना चांदी हीरा इसको तो बराबर मना कर सकते हैं। फिड्यूशरी मनी है। और एक फियाट मनी, फियाट का स्पेलिंग क्या है? FIAT। FIAT। इसका एग्जांपल है चेक बुक। आंटी मर गई होती तो ठीक था, पर सबसे अंकल रहते यार। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है इंडिया में? कौन से सेक्टर से? उधार लेके, और सबसे ज़्यादा इंडिया खर्चा कहाँ करता है? उधारी चुकाने में, इंटरेस्ट। यार कितना गलत चीज़ है ना, मतलब उधार लेके लेता तो वैसे उसको जब से मोदी आ गए तब से और ज़्यादा हो गया। हाँ, साला वो पैसा लेता है। यही मर गया होता अंकल मेरे रहते तो कितना अच्छा रहता। ऐसे नहीं माता चले, मैं कुछ भी बोले जा रहे हैं। अमृत धरोहर योजना किससे रिलेटेड है? ये बजट से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान रखना। वेटलैंड से लिंक है, बायोडाइवर्सिटी। अमृत धरोहर क्योंकि अमृत है ना वेटलैंड, क्योंकि वो जो है ना कार्बन स्टॉक करता है, मतलब कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है वो अमृत। अमृत धरोहर स्कीम है, धरोहर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और अभी बजट में कोई स्कीम ऐसा है कुछ बना है क्या बजट? नहीं, मैंने इस बार का बजट अभी इसमें नहीं है, ये सब पुराने बजट हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो तो कभी भी आ सकती है ना, जैसे स्कीम वगैरह हो गई। जैसे रेस टू जीरो आ सकता है। रेस टू जीरो किससे रिलेटेड क्या है? है ये? रेस टू जीरो मतलब इससे रिलेटेड है कि मतलब जैसे क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि हाई लेवल क्लाइमेट मतलब चेंज 0 डिग्री तक ले हाँ जाना है। हाँ। नेट जीरो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, इसका मतलब मान लीजिए कि वो जो है ना क्लाइमेट से लिंक होगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ क्लाइमेट से लिंक है ना, इसलिए हेड अकाउंट रेशियो किससे रिलेटेड है? पावर इनकम, जो इंडिया का नेशनल इनकम, गरीबी।
मैंने राइटिंग देखे मेरे हल्के में ले गए। पॉवर्टी से लिंक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी अपन टोटल पॉपुलेशन, मतलब हाँ टोटल पॉपुलेशन नीचे रहेगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऊपर रहेगा, मतलब कितनी पॉवर्टी इसमें है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी अपन टोटल पॉपुलेशन, हेड काउंट रेशियो। तो ये है, ये हो गया। बाकी देखी जाती है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आपको सब पता है बेसिक चीज़ यार, इसमें क्या ही डिस्कस करें इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना। ये बताइए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है, कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के बाद कौन सा सेक्टर है? टेक्सटाइल। रेलवे नहीं करता? करता होगा तो बट फिर? एग्रीकल्चर के बाद तो टेक्सटाइल ही है, कि एग्रीकल्चर के बाद रेलवे है, आगे सेकंड पे टेक्सटाइल। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रेलवे करता है, और उसे किया जाए ना तो एग्रीकल्चर करता है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर क्योंकि रेलवे सर्विस सेक्टर में आता है ना। हाँ, रेलवे सर्विस सेक्टर में आता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, चैंपियन पोर्टल किससे रिलेटेड है? MSME से लिंक है, एमएसएमई। क्योंकि MSME को चैंपियन बनाना है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और फिर जो है ये पूछता है एमएसएमई में जो एक हेक्टेयर किसी का है तो मार्जिनल फार्मर हुआ। और उद्यम पोर्टल किससे लिंक है? उद्यम, ये भी MSME से लिंक है। चैंपियन उद्यम। हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सब जो है ना इसी से लिंक है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? वो रिलीज RBI करेगा, और कौन करेगा? बिजनेस। क्या मैं करूँगा? आप तो मोदी के बगल में बैठने को परेशान हो। मोदी नहीं, कोई भी PM हो, कि मोदी नहीं PM कोई भी हो, चाहे आप हो या कोई भी। मुझे कहना इंडिया मैं उतने दूर बैठाऊंगी। इंडिया इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। अच्छा, ये क्या होता है जेनरिक मेडिसिन? जेनरिक मेडिसिन मतलब एक बार मेडिसिन बन गया फिर उसी ढांचे पे उसी सारे क्वांटिटी को, सारा इंग्रेडिएंट उसी पैमाने पे दूसरा बना दिया। और एक और क्या मेडिसिन होता है ब्रांडेड? हाँ होता है। तो क्या होता है वो? ब्रांडेड मतलब कि वो एक ही बार बनता है, जिसका पेटेंट ही होता है। यू कैन नॉट मेक अगेन दिस इज द फैक्ट। उसका पेटेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये पोर्टल हो गया इसमें पर गाइडिंग टू रजिस्टर। समझ रहे हैं? स्पेशल 301 रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? स्पेशल 301 रिपोर्ट है। 301 हाँ, IPR से लिंक है। देख, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लिंक ये है। 301 क्या है फिर? होते हैं मतलब रिपोर्ट जैसे होता है ना, यूनाइटेड नेशन में जैसे होते हैं, WTO के नॉर्म्स हैं ये। तो मतलब कोई रिपोर्ट होता है ना कि ये रिपोर्ट किससे लिंक है, तो ऐसे एग्जामिनर पूछ देता है कभी कभी 301 रिपोर्ट किससे लिंक है, तो ये IPR से लिंक है, ध्यान रखना। नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड जो है डायरेक्ट किसी को लोन नहीं देता, वो किसी इंस्टीट्यूट को लोन देता है, इंस्टीट्यूट फर्दर किसी को लोन देता है। मतलब डेवलपमेंट बैंक है ना ये, डेवलपमेंट बैंक मतलब ये होता है कि ये जो है ना कैपिटल क्रिएशन के लोन देते हैं, कैपिटल क्रिएशन के लिए। रूल ऑफ ओरिजिन किससे लिंक है?
FTA से है यार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। जैसे क्या करता था ना पहले इंडिया, पहले इंडिया क्या करता था कि USA से कोई सामान लेता था सस्ते में, और फिर जो है ना वही महंगा करके बेचा था बांग्लादेश को। तो फिर WTO ने बोला नहीं भाई, जो चीज़ जहाँ का बना है वो के प्राइस पे बेचो। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई से सस्ता खरीद और इंडिया से ज़्यादा करता है इसलिए इंडिया के लोग भी ऐसे करते हैं दूसरे से लोग दिल करके दूसरे को बेचेंगे मैं आगे। नेशनल हैबिट यार ये बहुत गलत हैबिट है रियली यार। मतलब अरे खुद अपना ब्रांड बनाओ यार, अपना ब्रांड बनाओ, जैसे चाइना के लोग करते हैं भाई, खुद अपना ब्रांड बना लेते हैं। चाइनीज ब्रांड। ये जो फ़ोन यूज कर रहे हैं ना, कहाँ का फ़ोन है? सैमसंग कोरियन कंपनी है। हाँ सैमसंग कोरियन का है, लेकिन और ज़्यादा फ़ोन है ना, रेडमी वगैरह ये सब चाइनीज है। तो ये ओवरऑल जो है ना इकोनॉमिक्स देखिए क्या है ना, आप बोर्ड के ज़्यादातर क्वेश्चन इसके उससे आते हैं, किससे? करंट से। इसलिए क्या है ना कि इसमें ज़्यादा जो है ना मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, डिवाइज हो गया। अब देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि देखिए आपको खुद जो है ना क्या करना पड़ेगा उसको